दोस्तों, मैं रेहान ख़ान एक बार आपके साथ फिर से मैं पेश हुआ हूँ एक बहुत दानिशर पर्सनालिटी के साथ जिनका नाम है मैकश आज़मी साहब। और आज़मगढ़ की मारूफ शख्सियत में से एक शख्सियत है और काफ़ी अच्छे शायर भी हैं। कि आपका नाम जो है मैकश आज़मी कैसे पड़ा? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आज़मगढ़ पॉडकास्ट का और उसके ज़िम्मेदार रेहान ख़ान और यूसुफ़ नोमानी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि अपने चैनल के ज़रिए, अपने चाहने वालों के ज़रिए बहुत से लोगों से मुलाकात कराने की, कुछ कहने सुनने की आपने मौका दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने पूछा कि मेरा मैकश आज़मी तख़ल्लुस कैसे पड़ा, तो ये तो एक हादसाती बातें होती हैं। एक शायर जो होता है वो, मैं समझता हूँ कि मेरी बड़ी कम उम्री मैंने शायरी शुरू की और कुछ दोस्तों ने मेरा तख़ल्लुस मैकश आज़मी तजवीज़ किया और उसके बाद मैं मैकश आज़मी हो गया। वैसे मेरा असल नाम जो शमशाद अहमद है। मैं आज़मगढ़ के दक्षिणी इलाके का एक गांव है बैरीडी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं तकरीबन 22-23 साल हो गया इस फील्ड में, मुशायरे की फ़ील्ड में, कवि सम्मेलन की फ़ील्ड में मैं हूँ और मेरी 2 किताबें भी आ चुकी हैं, एक उर्दू में एक हिंदी में। तो यही मेरी ज़िंदगी है। और जैसे एक बात आपने कही, बहुत दानिश्वर शख्स, ऐसा नहीं है, मैं बहुत दानिश्वर नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और लोगों के दरमियान छोटी हैसियत से ही रहना चाहता हूँ। आज़मगढ़ बहुत बड़ा ज़िला है और बड़ी शख्सियात यहाँ पर हैं, उन शख्सियात के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो लेकिन ये है कि आपने जिस तरह से अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से मुझे मिलाने की कोशिश की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मेरा सवाल ये है सर आपसे कि आपको ये शेर व शायरी का शौक़ कब से हुआ? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे शेर व शायरी का मुझे शौक़ नहीं, ये शौक़ लफ्ज़ नहीं, थोड़ा कम है। मुझे शायरी का जुनून है। मैंने शायरी को जिया है, शायरी के साथ ही जी रहे हैं और मैंने कोई शौक़ नहीं पाला है। शौक़ तो वो होता है, कभी आदमी करता है, कभी छोड़ देता है। ये मेरा शौक़ नहीं है, मेरा जुनून है और मैं इस काम को जुनून के साथ करता हूँ। और मैं अपने तमाम दोस्तों को और तमाम सुनने वालों को और जो नई नस्ल के हमारे बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि कोई काम शौक़ से मत कीजिएगा, बल्कि जो भी काम करना हो उसको जुनून के साथ कीजिएगा और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो जुनून के साथ चलते हैं। बेशक बेशक। तो एक सवाल मेरा ये है आपसे सर कि आपका एजुकेशन जो है वो, मुझे ये पता चला है कि आपने मास कॉम भी किया है। तो मास कॉम करने के बाद ये आपका जो है इस तरफ रुख कैसे हुआ? और आपने इसके पहले किसी चैनल के लिए कुछ वर्क या किसी तरह का कुछ ऐसा काम या अखबार के लिए आपने काम किया, मैंने सुना है, तो इसके वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस एक्सपीरियंस से इस जगह पे आके एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, दोनों चीज़ें लगभग एक साथ चलती हैं। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो मैं तो शायर पहले से था, पहले से हूँ भी। जी। बाद के दिनों में हमें अखबार से हम 10 साल 12 साल जुड़े रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि सहाफ़त जो है, वो जर्नलिज़म जो है, पत्रकारिता जो है, जो आप कर रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र कार्य है, बहुत ही मुक़द्दस काम है। अगर इस काम को बहुत ही सलीके से किया जाए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी मजबूरियां होती हैं जब एक इंसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और जब मज़लूम को और भी जो है ज़ालिम उस पर जो हावी होता है और जो भी जो है हाकिम वक्त होता है या जिस तरह से भी चीज़ें होती हैं, जो कमज़ोर की आवाज़ होती है, उसको उठाना, उसको लोगों तक लाना, ये बड़ा काम है। कोई चैनल या कोई अखबार ये काम करता है तो समझिए बहुत बड़ा काम है। वरना जो समाज में हो रहा है रोज़ यहाँ वहाँ, वो सब ख़बरें लाना तो एक अलग बात है, वो जनरल बात है। लेकिन अंदर, समाज के अंदर क्या बुराइयाँ पनप रही हैं और क्या होना चाहिए, ये एक पत्रकार तय करता है। पत्रकार ही नहीं, बहुत से लोग तय करते हैं, लेकिन एक मुख्य भूमिका, एक ख़ास अहमियत जो है वो एक सहाफ़ी की होती है। जी। तो बात में एक बात और मेरे जहन में आई कि आप शेर व शायरी करते हैं
और आपने अभी बताया कि हाल फिलहाल में 2 किताबें भी आपकी जो है वो प्रिंट हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ने इसको जो है एक तरीके से इसके ऊपर हाँ हाँ, अपनी तो छाप लगा दी है, अवार्ड दी है अवार्ड अभी दे दिया गवर्नमेंट। आपको, हाँ मिल हाँ गया। हाँ, उसके लिए इससे बहुत बहुत आपका मैं चाहता हूँ, मैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको। और मेरा सवाल ये भी कि आप बहुत दूर दूर तक जाते हैं और बड़े अलग अलग स्टेज को आपने अटेंड किया है, तो कोई ऐसी जगह जहाँ जहाँ आपका दिल जो है बहुत मुतमईन रहता है और बहुत बहुत आप उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा कीन होते हैं जाने के लिए कि नहीं मुझे ये जगह फिर से एक बार दोबारा विजिट करनी जी है, जी जी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जी बहुत वहाँ प्यार जी मिला। तो जी कोई ऐसी जगह कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मुबारक वो प्यार मिला, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा आपको, तो आप फिर से वहाँ जाना चाहें, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई? देखिए, जिस इलाके में हम हैं अभी, ये आज़मगढ़ का खित्ता है। यहाँ किसी ज़माने में तकरीबन 2-3-4 दहाई पहले बहुत अच्छी शायरी होती थी और बहुत ही अच्छे मुशायरे होते थे। लेकिन अब मुशायरों का मेयार सबसे ज़्यादा अगर ख़राब कहीं है तो यही मशरक़ी यूपी पूर्वांचल में है। और अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ वाकई में शायरी ही सुनी जाती है, वो चाहे वो आप शेर तरन्नुम से सुनाएं या तहत में मैं सुनाएं। चाहता हूँ कि ना मेरे तरफ मुखातिब हो गया हाँ, ज़्यादा। तो चाहे तहत में सुनाएं या तरन्नुम से सुनाएं। जैसे कश्मीर है, जी आपको साउथ के जो हैदराबाद का इलाका है, या आप कर्नाटक का बंगलोर या वो इतराफ़ का इलाका है, या तमिलनाडु का वो वानम्बाड़ी का इलाका है, या आप बंगाल चले जाइए, या बिहार के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छी शायरी, मध्य प्रदेश में भोपाल और आसपास के जो इलाके वहाँ बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है। तो वो जगह है जब हम मुशायरे में जाते हैं तो हमें बड़ा इत्मीनान होता है कि ये यहाँ शायरी की कदर होती है। हमारे इलाके का प्रॉब्लम ये है कि हमारे इलाके में अब जो मुंतज़मीन हैं उनकी पसंद अलग है, तो वो अपने पसंद के शायर बुलाते हैं, या ना शायर कह लीजिए उनको भी बुलाते हैं। तो और एक बात ये भी हो चुकी है कि या तो कोई शायर बहुत अच्छा तरन्नुम हो, तरन्नुम से कलाम पढ़े, या तो चीख चिंगाड़ के शायरी करे, जी सुना है तो उसको पसंद करते हैं, या जज्बाती शायरी करे, वो जी हिंदू मुसलमान वाली शायरी करे। जबकि वो शायरी हम नहीं कह रहे हैं, तो हम गलत ही कह रहे हैं, वो शायरी नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात करे, नफ़रत की बात करे, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है। अब गल्फ़ में बहुत से मुशायरे होते हैं, अमेरिका यूरोप में बहुत से मुशायरे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन्हें सुनिए तो सुनकर तसल्ली होती है। हाँ, इंडिया में भी बहुत से इलाके हैं जहाँ शायरी अच्छी सुनी जाती है और आज भी सुनी जाती है और आइंदा भी सुनी जाएगी। शायरी का मुस्तकबिल, उसका भविष्य जो है वो बहुत ही रोशन है। आजकल जो शेर व शायरी है इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब प्लेटफॉर्म तक ही महदूद रह गई है। अब लोग कलाम को ख़रीद के नहीं पढ़ना चाहते, या उसको जो है किताबों के ज़रिए इल्म नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में इल्म ले लें। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, नहीं, एक बात ये अच्छी है कि पहले आप कोई किताब आपको हाथ लगती थी तब आप पढ़ पाते थे। लेकिन अब ये है कि बहुत से ज़रिए ऐसे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि आप किसी को भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत आसानी हुई। हाँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कि जो हमें गलत तरीके से पहुंचाई जा रही हैं। हम उसको, और हम जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो अब किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो जो चीज़ें हमें मुहैया की जा रही हैं, जो चीज़ें हमें उपलब्ध की जा रही हैं, हम उसी को बेहतर समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है। जबकि ऐसा नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप पे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें बहुत सी चीज़ें फेक होती हैं, गलत होती हैं। तो अगर हम फेसबुक के साथ साथ, सोशल मीडिया के साथ साथ किताब से नहीं जुड़ेंगे तो हम असलियत तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, ये आसानियाँ ज़रूर हैं कि हमें किसी को पढ़ना है तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन ये भी जो हम पढ़ रहे हैं उसको, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं वो एकदम सही हो। मुमकिन हो कि वो गलत भी हो सकता है। जो हमारे सामने है चीज़ वही हम समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताबों से ही, अच्छा, बुनियादी चीज़ किताब ही बनाना चाहिए हमें। फेसबुक, व्हाट्सएप से वो एक तरह की इत्तला है, एक तरह की सूचना है। मैं ये कहता हूँ कि एक तरह की सूचना सिर्फ उस पर है, उस पर जानकारी नहीं है। अगर जानना है तो आप किताब के ही तरफ जाना पड़ेगा। ये भी है। अच्छा, और मैंने ये देखा है कि जो शेर व शायरी है, जैसे मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम लिया, उस पर यूथ जो है
मतलब अपनी फीलिंग्स को हील करने के लिए उस 2 लाइन की शायरी को सुनते हैं और उसी को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते, उसकी असलियत तक नहीं पहुंचते, उसकी रूह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये शायरी की रूह तक कैसे पहुंचा जाए? अगर मतलब मैं कुछ शायरी को, उसका मतलब मुझे बहुत बेहतर तरीके से ना समझ में आए, फिर भी मैं शायरी पे शायरी करता हूँ, उस रूह तक उसको टच कैसे किया जाए, शायरी की रूह तक कैसे पहुंचा जाए, इसका कोई नहीं, इल्म? ये तो हर फील्ड की बात है जी कि जो लोग किसी फील्ड के माहिर नहीं हो सकते वो किसी काम के नहीं हो सकते। जी तो अगर हम शायरी की ही बात कर लें या किसी और भी चीज़ की बात कर लें, तो जब तक हम उसकी बुनियाद को नहीं समझेंगे, जब तक उसके अच्छे बुरे को नहीं समझेंगे, किसी बड़े शख्स ने नहीं, किसी शख्स ने कहा है, हरिश्चंद्र अख्तर एक उर्दू के बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है ये तो बाद में तय किया जाता है, हमें क्या नहीं करना है ये पहले तय किया जाता है। जी तो हमें क्या पढ़ना है, इससे पढ़ने ये तय करना पड़ता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे आपने जो बातें बताई कि साहब फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर आते हैं और लड़के और जो है कि हाँ, तो उनका भी अपना एक ज़ौक़ है। देखिए ये भी बात है, आप सुन लीजिए, जो ज़ौक़ इंसान का बढ़ता है ना, जो आप फील्ड में आगे बढ़ते हैं ना, वो वहीं से आगे बढ़ते हैं। एक 18 साल 20 साल 15 साल उससे भी कुछ ज़्यादा उम्र के लोग, उन्हीं जो हल्के फुल्के शेर होते हैं, जो थोड़ा बिगड़े हुए होते हैं, थोड़ा ठीक होते हैं शेर, वो उसी के ज़रिए अपनी तशफ़ी करते हैं, हाँ, तसल्ली करते रहते हैं, ढूंढने की कोशिश नहीं जो भी है, किसी को भी ढूंढने, किसी की माँ नहीं तो माँ को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन बाद में वही लोग जो है वो पुख्ता हो जाते हैं, वही लोग जो है जो लोग कहते हैं कुछ करते रहते हैं, वही आगे कुछ करते हैं। तो वही लोग जो है आगे चल के जो खातून मशरिक पढ़ते हैं, जो लोग छोटी छोटी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बाद में वही लोग अच्छी पत्रिकाएं पढ़ते हैं। जो लोग कुछ पढ़ते हैं बाद में वे लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो मैं ये किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि ये जो है, देखिए उम्र के अपनी एक तकाजे होते हैं। हमारी उम्र का अलग तकाजा, आपकी उम्र का अलग तकाजा है, 80 साल की उम्र का आदमी का अलग तकाजा है, ये 15 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे के अलग तकाजे हैं। तो सबके अपने अपने तकाजे हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन ये है कि जो लोग कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं वही आगे कुछ अच्छा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यही है। तो अज़ान हो गई, रोक दें इसको? हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से शायरी क्या है? देखिए रेहान साहब, ये जो सवाल आपने छोटा सा किया है, ये कई महीनों का जवाब है। किसी एक नशिस्त में इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि शायरी क्या है। और ये इसके ताल्लुक़ से हज़ारों लोग राय हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दिली जज्बात की शायरी तर्जुमानी है। और एक बात ये है कि दुनिया में जितनी ज़ुबानें हैं उसमें जो प्रोज़ है वो बाद में आई और पोइट्री पहले आई। जैसे उर्दू शायरी में, उर्दू ज़ुबान में शायरी पहले की गई और प्रोज़ बाद में लिखा गया। उसी तरह हिंदी भाषा में जैसे कबीर हैं, तुलसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो जितने भी नाम हैं, उस ज़माने की आपको नस्र जो है आपको गद्य नहीं मिलेगी जी, बहुत बाद में। तो शायरी जो है वो पहले थी। और ये शायरी के बारे में कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता कि शायरी ये चीज़ है। और ये ज़रूर है कि शायरी ऐसी, लोग ये कहते हैं कि भाई, ये बड़े लोग ये कहते हैं कि शायरी समाज का एक दर्पण होती है, आईना होती है, दर्पण वही है। तो शायरी एक समाज का दर्पण है। शायरी में समाज सुधार की भी बात होती है, देशभक्ति की भी बात होती है, मोहब्बत की भी बात होती है, रिश्तों की भी बात होती है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जिसे हम ये कह सकते हैं कि शायरी ये चीज़ है, बल्कि शायरी एक पूरी, जैसे दुनिया है, पूरी बहुत बड़ी दुनिया ही है, कायनात है, उसी तरह शायरी भी एक कायनात पूरी है, उसमें सारी दुनिया समाई हुई है उसमें। तो कोई एक लफ्ज़ नहीं उसके लिए कि शायरी क्या चीज़ होती है, बल्कि शायरी जिस तरह एक पूरी कायनात है, जिस तरह एक पूरी सृष्टि है, उसी तरह एक शायरी है, उसको किसी एक लफ्ज़ में बांधा नहीं जा सकता। अच्छा, कोई एक शायर जो आपके जहन में हमेशा से थे और रह गए, और कोई आपके एक फेवरेट शायर जो है? हाँ, नहीं, मैं तो कोई एक शायर नहीं, बल्कि कई शायर हमारे फेवरेट शायर रहे हैं।
मैं मीर को बहुत पसंद करता हूँ, मीर तकी मीर को। और हिंदी में तुलसीदास को बहुत पसंद करता हूँ। और एक उर्दू के शायर हुए हैं नज़ीर अकबर आबादी जी। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और इसलिए पसंद करता हूँ कि वो कौमी एकजहती के और भाईचारा और इंसानियत जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारा संस्कार है, उनकी शायरी में हमें पूरा झलकता है नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ। और लोगों के यहाँ भी है, लेकिन जितना ज़्यादा उनके यहाँ है ये हिंदुस्तान दिखाई देता है, तो उनके गांव दिखाई देता है, भाईचारा दिखाई देता है। वो मुसलमान थे लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी लिखते थे, भगवान श्री राम के लिए भी लिखते थे, होली पे भी लिखते थे, दिवाली पे भी लिखते थे। तो ये मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मेरा भी अपना जो है, जो मेरी भी शायरी जो है वो मतलब कुछ उसी नहज पर है। मैंने कौमी एकजहती की शायरी की, यानी तग़ज़्ज़ुल की शायरी की, श्रृंगार की कविताएं लिखी, या फिर देशभक्ति की रचनाएं लिखी। तो कुछ ऐसे नज़्म जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आपकी हो या आपके फेवरेट शायर की हो, जो आप चाहते हैं? नहीं, मैं तो किसी दूसरे की नज़्म क्यों कर सुनाऊंगा। मुझे आपने वैसे शायर बुलाया है। जी जी जी। तो अगर आप भी यूथ हैं, बिल्कुल मैं यूथ के हैं, ऊपर एक शायर, तो मैं एक छोटी सी नज़्म एक पेश करना चाहता हूँ कि उसका उन्वान है, शीर्षक है चलो हम भूल जाते हैं। एक नज़्म ये है, और इंसान की ज़िंदगी में, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में यूँ होता होगा, वो एक तरह की दिली जज्बात की तर्जुमानी है। नज़्म का उन्वान है चलो हम भूल जाते हैं। मुलाहिज़ा फरमाए कि चलो हम भूल जाते हैं, वफ़ा के गीत गाए थे। चलो हम भूल जाते हैं, वफ़ा के गीत गाए थे। हमारे प्यार के नगमे बहुत तुम गुनगुनाए थे। हमारे प्यार के नगमे बहुत तुम गुनगुनाए थे। कभी शॉपिंग किए थे हम, कभी होटल में खाए थे। कभी शॉपिंग किए थे हम, कभी होटल में खाए थे। कभी कुछ शेर जो लिखे तुम्हें पहले सुनाए थे। कभी कुछ शेर जो लिखे तुम्हें पहले सुनाए थे। चलो हम भूल जाते हैं कि बेहद आशना थे हम। चलो हम भूल जाते हैं कि बेहद आशना थे हम, कि एक दूजे के होंठों पर मोहब्बत की दुआ थे हम। हमारी आरज़ू थे तुम, तुम्हारी इल्तिजा थे हम। हमारी आरज़ू थे तुम, तुम्हारी इल्तिजा थे हम। चलो हम भूल जाते हैं कि हम में कोई चाहत थी। चलो हम भूल जाते हैं कि हम में कोई चाहत थी। तुम्हारे दिल में हसरत थी, हमारे दिल में उल्फत थी। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मोहब्बत ही इबादत थी। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मोहब्बत ही इबादत थी। मगर यह भी हकीकत है कि हम दोनों पर आए हैं। मगर यह भी हकीकत है कि हम दोनों पर आए हैं। तुम्हारे जिस्म के एहसास पर कब्ज़ा किसी का है। तुम्हारे जिस्म के एहसास पर कब्ज़ा किसी का है। हमारी रूह के अनफास पर दावा किसी का है। हमारी रूह के अनफास पर दावा किसी का है। हमें खोना ही था आखिर, हमें खोना ही था आखिर, जुदा होना ही था आखिर। चलो हम भूल जाते हैं, चलो हम भूल जाते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अरे मैं ये पूरा निचोड़ दिया आपने, पूरे एक हिस्ट्री पूरी बता डाली इसमें, एक आशिक के पूरे जज्बात रख दिया आपने इस नज़्म के ज़रिए। और बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा ये नज़्म थी। तो अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि मेरे कोई एक शायर नहीं, कई सारे फेवरेट शायर हैं और आपने सबको सुना है, सबको पढ़ा है। मीर तकी मीर साहब को आपने पढ़ा है, तो उन लोगों से आपने क्या सीखा? इस शायरी में क्या चीज़ें उन लोगों से हासिल हुई आपको? हाँ, ये बात देखिए, सीखता तो आदमी अपने अहद से भी है और अपने माजी से भी सीखता है। चाहे मीर तकी मीर हों या उससे पहले कुली कुतुब शाह हों या तुलसीदास हों, कबीरदास हों, जब आप सबको पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ सीखते हैं। लेकिन वक्त के साथ जो ज़बान जो है, वो भाषा जो है, वो कहीं ना कहीं बदलती रहती है जी। तो मीर के ज़माने की जो ज़ुबान थी वो कुछ अलग ज़ुबान थी, उसके बाद की ज़ुबान अलग आई, फिर तरक्की पसंदों का दौर आया, उसकी ज़ुबान
अब हमारी ज़बान वो है, तो जाहिर सी बात है हम हर अहद से कुछ न कुछ, हमारे पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एक 300-400 500 साल का दौर है, शायरी का दौर है, अदब का दौर है। तो हमें बहुत कुछ पीछे जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज का जो ज़माना है, जो आज के जो दौर में लिखा जा रहा है, आज के भी जो दौर में लिखा जा रहा है, वो भी उन्हीं लोगों की जो चीज़ें हैं, जो उन्हें ख़यालात हैं, जो लफ्ज़ियात हैं, उससे हम शायर आज के ज़माने को उसी से सब कुछ ऑक्सीजन उसी से हासिल करता है। तो जाहिर सी बात है कि एक जो हमारा माजी रहा है, जो हमारी तारीख़ रही है, बहुत ही उम्दा तारीख़ रही है, तो हमने उनसे सीखा है, सबसे सीखा है। हम आज के लोगों से भी सीख रहे हैं जी, हम आपसे भी सीख रहे हैं, और आइंदा भी जो हमारे बाद जो लोग आएंगे, जो अच्छा लिखते रहेंगे, जिनके पास कुछ अच्छा होगा, उससे भी सीखेंगे। तो सीखने का अमल जारी रहेगा। उर्दू अल्फाज और उर्दू शेर व शायरी को एक पहचान मुझे लगता है धूमिल हो रही है धीरे धीरे। तो ये आप इसको कहाँ देख रहे हैं इस वक्त, पहले के मुकाबले अब के मुकाबले में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ हाँ, ये बात आपने कहीं आपकी सही भी है और कहीं नहीं भी है। देखिए, फिर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि रामचरितमानस उस दौर में लिखी गई जब मुसलमानों का दौर था जी। एक मजहबी किताब, एक धार्मिक किताब तब लिखी गई, और हिंदू धर्म में सबसे प्रचलित वो किताब है, वो ग्रंथ सबसे प्रचलित है, धार्मिक ग्रंथ है और सबसे प्रचलित ग्रंथ है। और उस दौर में लिखा गया जब दौर मुसलमानों का था जी, मुसलमानों का दौर था। और अभी जो आप बात कर रहे हैं शायरी के हवाले से, ज़बान के हवाले से, तो उर्दू ज़बान तो लिखने में इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन उर्दू जो गज़ल है ना, उर्दू गज़ल जो है, इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। और जितने भी हिंदुस्तान की ज़बानें हैं, सब में लगभग गज़लें कही जाने लगी हैं, और उर्दू गज़ल को ही मेयार बना के गज़लें कही जा रही हैं जी। जो मेयार है उर्दू गज़ल का, जिस तरह से उर्दू गज़लें कही जा रही हैं, उसी को मेयार बना के हिंदी में भी गज़लें कही जा रही हैं। गुजराती ज़ुबान में, हिंदुस्तानी ज़ुबानों में, उर्दू के बाद हिंदुस्तानी ज़ुबानों में सबसे पहले गुजराती ज़ुबान में तकरीबन 125 साल पहले गज़लें कही जाने लगी। तो हाँ, लिखने पढ़ने के हद तक उर्दू ज़बान जो है कमज़ोर है, लेकिन उर्दू में जिस तरह की शायरी की जा रही है, उसी की कॉपी बहुत सी ज़बानों में हो रही है, उर्दू की कॉपी हो रही है। अब हिंदी में भी बहुत सी गज़लें कही जा रही हैं, लगभग 50% से ज़्यादा लोग गज़लें कह रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कह रहे हैं गज़लें, और वो मेयार उर्दू ही शायरी, उर्दू ही गज़ल है। तो मेरा सवाल आपसे एक और है कि आपने जब अपना एजुकेशन पूरा किया और उसके बाद जब आप शेर व शायरी की दुनिया में आए, तो इसमें कितना स्ट्रगल, कितने ऑब्स्टिकल्स आए, और किस ने आपका सपोर्ट किया, और कब आपको लगा कि मतलब लोग जो है, मतलब इस तरफ आपका रुख कब हुआ? देखिए, मैं आज के दौर में जैसे कि स्टेज आप देख रहे हैं, हिंदी का स्टेज देख लीजिए, उर्दू की स्टेज देख, सब स्टेज देख लीजिए, फ़िरका परस्ती बहुत ज़्यादा है, हर जगह भर आई है। तो मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि मुझे फ़िरका परस्ती वाली शायरी नहीं करनी है जी, न मुझे वो ज़िंदगी जीना है, न वो शायरी करनी है हमें जी। तो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कभी हिंदू मुसलमान या फ़िरका परस्ती वाली बात को लाने की कोशिश नहीं की। उसी तरह मैंने अपनी शायरी में भी इस तरह की बातें नहीं लाई हैं, और न आइंदा ये काम करना है। उसकी वजह से मुझे नुकसान बहुत हुआ जी। बहुत से नुकसान ये हुआ कि अगर मैं मुसलमान होते हुए हिंदूवाद की बात करने लगूँ तो अभी मैं बहुत बड़ा शायर हो जाऊँ, कवि हो जाऊँगा, या मैं अभी मुसलमान होते हुए और फ़िरका परस्ती वाली उर्दू में शायरी करने लगूँ तो बहुत बड़ा शायर माना जाऊँगा उस फील्ड का। लेकिन मुझे वो बड़ा नहीं लगता है, मुझे वो छोटा लगता है। बहुत से लोग जो है फ़िरका परस्ती वाली शायरी हिंदू मुसलमान करके बड़े हो गए हैं। तो मैंने पहले से तय कर रखा था कि मुझे ये नहीं करना है। उसकी वजह से ऐसा हुआ कि बहुत सी जगहों पर जहाँ हिंदू मुसलमान और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको जज्बाती बातें हैं, हिंदू मुसलमान हैं, मैं वफ़ादार हूँ, बहुत से ये होते हैं ना, मैं वफ़ादार हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुसलमान वैसे तो मुसलमान अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं, तो मैं नहीं करता। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सी जगहों पर नहीं बुलाया जाता, मुझे नज़रअंदाज भी किया जाता है, मेरी मुखालफत भी होती है इसके लिए। लेकिन मेरे चाहने वाले भी बहुत से हैं, मुझे इसीलिए बुलाते हैं कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता। तो स्ट्रगल की जहाँ तक बात है, देखिए
किसी की ज़िंदगी में जो जद्दोजहद है, जो संघर्ष है, उसमें अगर आपके परिवार का साथ ना हो, जी जैसे जो आप ये काम कर रहे हैं चैनल, ये एक संघर्ष है, कोई रोज़ी रोटी का बहुत बड़ा ज़रिया नहीं है। जी जी तो अगर इसमें आपका परिवार ना शामिल हो, आपके साथ ना हो, तो बहुत दिन तक नहीं कर सकते। जी तो मेरे इस जद्दोजहद में, मेरे संघर्ष में मेरा परिवार मेरे साथ रहा। ख़ास तौर से मेरी बीवी जो थी वो मेरे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और मैंने अपनी किताब में उनका जिक्र भी किया है कि जिस तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई, तो वो मुमकिन ही नहीं था कि कोई आदमी आगे बढ़ जाए जहाँ बच्चे आपके साथ हों, जहाँ आपके साथ रोज़ी रोटी का मामला हो। तो ये मेरे संघर्ष में मेरी बीवी का सबसे बड़ा हाथ है। एक चीज़ और कि शायरी का सबसे अहम वक्त कौन सा है? कि शायरी का जो एक होता है ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार अकेलेपन में और तन्हापन में शायरी होती है, या ख़यालात तन्हापन में आते हैं, तो ये ख़यालात कब पैदा होते हैं, कब आते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शायरी देखिए, एक शायरी कहते हैं ना, एक कैफियत होती है इंसान के अंदर। जब कैफियत तारी होती है तो शेर हो जाते हैं। वो तन्हाई और वो जो है लोगों के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, कोई भी फ़नकार, कोई भी शायर, उसको मुताला ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। अगर वो स्टडी नहीं करेगा तो अच्छा नहीं हो सकता। शायर देखिए, दुनिया में आप जो भी काम करता है आदमी, पहले वो काम सीखता है, फिर काम करना शुरू करता है। ये है, पहले वो काम सीखता है, फिर काम करना शुरू करता है। लेकिन शायरी एक ऐसा मैदान है, इंसान पहले शायरी शुरू करता है, फिर उसके बारे में उसके बाद में उसके बहरों के बारे में जानता है, उसके उरूज़ के बारे में जानता है, उसकी ज़ुबान के बारे में जानता है, मतलब उसके अपने नज़रियात फिर तय करता है। लेकिन शायरी पहले शुरू करता है। पहले ऐसा नहीं होता कि पहले वो जानकार हो जाए फिर शायरी शुरू करे जी। हाँ, तो ऐसी इसके लिए कोई एक वक्त मुतय्यन नहीं है शायरी होने के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि एक थोड़ी सी एक सुई होनी चाहिए, आदमी तन्हाई थोड़ी सी होनी चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, ये तो ज़रूरी है। एक चीज़ और कि आपके अलावा आप तो एक शायर हैं, आपने अच्छी गज़लें लिखी हैं, नज़में आप करते हैं, और आपके अलावा आपके घर में किनको शौक़ है शायरी का या इस तरह का, या और भी कोई इस मैदान में आ सकता है आपके अलावा? हाँ, किनको शौक़ है? हाँ, लेकिन अब ये बिगड़ने के लिए कौन तैयार होगा? नहीं बिगड़ा हूँ तो नहीं, मेरे घर में शायरी का मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है, पढ़ते रहते हैं वो सब। लेकिन हाँ, ये शायर होने का कोई शौक़ अभी किसी को नहीं हुआ है। मैं अपने ख़ानदान का पहला शायर हूँ, मैं अपने गांव का पहला शायर हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि आप अपने ख़ानदान और गांव इलाके के आखिरी शायर हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह फिर फैमिली में शायरी को, अदब को लेके क्या माहौल था? मैं फिर से मेरा सवाल ये है कि फैमिली में शायरी को और अदब को लेकर क्या माहौल रहा है, और आपके आसपास जो गांव कस्बे के लोग हैं वो किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, हमारा जो दौर रहा है वो शायरी के हवाले से, हमारे आसपास का माहौल था वो बहुत अच्छा नहीं था कोई जी। शायरी तो देखिए, शायरी तो हर आदमी करता है, कुछ न कुछ सुनाता ही रहता है। करता नहीं है, शेर तो सुनाता, हर आदमी सुनाता है, कुछ कम पढ़ा लिखा भी हो चाहे पढ़ा लिखा हो, किसी न किसी मौके पर वो शेर सुनाता है। तो हमारे यहाँ कोई अदबी माहौल ऐसा नहीं था घर में कि हमें वहाँ से कोई मतलब जो है कि मदद मिलती शायरी के हवाले से। हाँ, मैं बहुत छोटा था तो मेरे घरों में मेरे बड़े अब्बू जो है, मेरे पैदा होने से पहले उनका इंतकाल हो गया था, तो वो उनको बड़ा शौक़ था पढ़ने का। तो वो रिसाले वगैरह मंगाते थे। जब मैंने आंखें खोली अपने घर में तो इधर उधर मैंने रिसाले देखे, ये तो देखा, वहाँ से वो चीज़ देखी, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं था, शायरी का कोई माहौल नहीं था मेरे घराने ख़ानदान में। वो तो मैंने खुद से पैदा किया अपने अंदर। तो आप चाहते हैं, आप कभी जहन में आया, कभी चाहते हैं कि आपके अलावा आपके आसपास पड़ोस या वहाँ से भी कोई एक शायर पैदा हो जो आपके बाद आपकी चीज़ों को ज़िंदा रख सके? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जैसे ये नहीं है कि मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी खेती करे जी। वो चूँकि उस माहौल में है। मैं कोई तिजारत कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी तिजारत करे, वो तो ठीक है। शायर पैदा नहीं किया जा सकता ना, यही तो कमाल उसका है कि शायर को पैदा नहीं किया जा सकता, शायर किसी को बनाया नहीं जा सकता। आप सुन लीजिए, बहुत सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको इकबाल के पूरे कलाम याद हैं, रहीम दास की पूरी कविताएं याद हैं, उनको पूरी याद हैं, लेकिन उस ज़िंदगी में कभी एक शेर नहीं कह पाए। किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए ना, बहुत से लोग हैं, पढ़ाते हैं उनको जी। हाँ, उनकी समीक्षा करते हैं, उन पर नक़्द करते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी में कभी एक शेर नहीं कह पाए। तो ये शायरी कोई पैदा नहीं। हाँ,
कोई शायर पैदा हो और कुदरती तौर पे उसके अंदर शायरी का मौजू तबाह हो, तो ये है कोई अच्छी बात है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये कि शायर पैदा नहीं किया जा सकता, वो अपने तौर पे होता है, ये कुदरती होता है। हाँ, हालांकि मैंने रेख्ता में भी देखा है कि आपके कुछ शेर मैंने रेख्ता में भी देखे हैं, गज़ल मैंने रेख्ता में भी देखी हैं। तो कुछ ऐसे पसंदीदा अशार या पसंदीदा नज़्म जो मेरे आपके चाहने वालों और मेरे हम जैसे लोगों को चाहने वालों के बीच जो आप चाहते हैं पेश हो? हाँ जी जी, आपका जब फ़ोन आया तो एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरी एक गज़ल का जिक्र किया कि वो गज़ल आपकी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ, अभी एक फ़ोन अभी जो है तो कभी सुनाइए किसी मौके पर, तो मैं सोचता हूँ गज़ल आपको सुना दूँ और दो गज़ल, एक आध गज़ल और सुना दूँ। वो गज़ल यूँ है कि चिराग़े महरो, क्या सवाल, नहीं वो हो गया जैसे आपने सवाल किया, सवाल में यही है ना, इसी तरह सवाल है ना। हाँ। ठीक है, गज़ल पेश है कि चिराग़े महरो मोहब्बत जला सको तो चलो, चिराग़े महरो मोहब्बत जला सको तो चलो, अदावतों के अंधेरे मिटा सको तो चलो, अदावतों के अंधेरे मिटा सको तो चलो, किसी का बोझ कहाँ तक कोई उठाता है, किसी का बोझ कहाँ तक कोई उठाता है, तुम अपना बोझ अगर खुद उठा सको तो चलो। किसी का बोझ कहाँ तक कोई उठाता है, तुम अपना बोझ अगर खुद उठा सको तो चलो, हमारी ज़ीस्त का हर लम्हा कर्ब का लम्हा, हमारी ज़ीस्त का हर लम्हा कर्ब का लम्हा, गमों की भीड़ में गर मुस्कुरा सको तो चलो, गमों की भीड़ में गर मुस्कुरा सको तो चलो। और मक्ता यूँ है कि हुसूले मंजिले मकसूद के लिए मैं कश, हुसूले मंजिले मकसूद के लिए मैं कश, थपेड़े वक्त के खुश हो के खा सको तो चलो, थपेड़े वक्त के खुश हो के खा सको तो चलो। और एक गज़ल मेरी बड़ी मुझे बहुत पसंद है, अगर इजाज़त हो तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा पूरी रात गुजर जाए मैं आपको सुनता हूँ। नहीं, एक गज़ल है, तरन्नुम से पेश करता हूँ। इश्क में जब भी सानेहा होगा, इश्क में जब भी सानेहा होगा, इश्क में जब भी सानेहा होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा। इश्क में जब भी सानेहा होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा। रात को फ़ोन मैं नहीं करता, रात को फ़ोन मैं नहीं करता, रात को फ़ोन मैं नहीं करता, वो कोई ख्वाब देखता होगा, वो कोई ख्वाब देखता होगा। और एक शेर आपके लिए, आपके चैनल के लिए। बिल्कुल। अपने हिम्मत जवान तो रखो,
अपने हिम्मत जवान तू रखो, अपनी हिम्मत जवान तो रखो, बहते दरिया में रास्ता होगा, बहते दरिया में रास्ता होगा। और आखिर शेर मुलाजा फरमाएं, अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, हर कोई मुझे से ही खफा होगा, कह दिया आपने। हर कोई मुझ से ही खफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये या इन यूथ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपके जहन में गुजरती चीज़? देखिए, कुछ ज़माने पहले तक दुनिया बहुत बड़ी थी, अब दुनिया बहुत छोटी है। जी। पहले ज़माने में आपको तरक्की करने के लिए बहुत सी दिक्कतें भी होती थी, बहुत से आपको मालूमात नहीं थी। अब सब मालूमात आपके सामने मौजूद है, नेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो मैं ये नई नस्लों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो वक्त आपको मिला है, ये दुनिया का बड़ा सुनहरी वक्त आपको मिला है। इस वक्त का आप इस्तेमाल करें और आप घर बैठे, चाहे जापान की किसी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में हो, आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका टेस्ट देते ही ये लोग हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन ये है कि जो इधर उधर, ये ज़िंदगी में ये वक्त बार बार नहीं आता। मैं ये भी कहूँगा कि ज़िंदगी में ये वक्त बार बार नहीं आता। जो लम्हा गुज़र गया वो फिर लौट के नहीं आएगा। और अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने वालिदैन के, अपने बुज़ुर्गों की नामवरी के लिए, अपने वतन के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की कोशिश, जिस फील्ड में भी आप हों, अच्छा करने की कोशिश करें आप। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि सिर्फ डॉक्टर बनने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के साथ साथ अच्छे डॉक्टर बनना पड़ेगा। सिर्फ इंजीनियर होने से कुछ नहीं होगा। आज के ज़माने में बहुत बहुतात है, बहुत भरमार है चीज़ की, हर चीज़ की भरमार है। जिस फील्ड में जाइएगा आपके पीछे, आपके आगे और आपके पीछे बहुत बड़ी लाइन है। तो आप इंजीनियर हो जाइए, तो इंजीनियर होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एक अच्छा इंजीनियर होना है। आपको कुछ भी होना है, मास्टर टीचर होना है तो आपको अच्छा टीचर होना है, आपको शायर होना है तो एक अच्छा शायर होना है। मैं अच्छा शायर नहीं हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा नहीं, मैं आप जो भी कीजिए वो अच्छा कीजिए और कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेहतर, बहुत से लोगों को आपने देखा है, बहुत सी फील्ड के बारे में बहुत जानते हैं, जिस टॉपिक पर बात की बात करने लगते हैं, वाकई जानते हैं, लेकिन अपनी कोई उन्होंने मंजिल तय नहीं की, तो अभी तक भटक रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने नौजवानों से कि अपनी मंजिल को तय कीजिए, अपने मकसद को तय कीजिए और उसके लिए आज से काम पे लग जाइए। ये नहीं है कि हमें तो यार 10 साल बाद ये करना है, नहीं, आप 10 साल बाद जो करना है उसको तय आज कीजिए कि मैं ये करना है, और उसके लिए कोशिश कीजिए और अच्छी से अच्छी कोशिश कीजिए। आपका भला होगा, आप हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तो समाज का भला होगा, मुल्क का भला होगा, आप भले होंगे, दुनिया भली होगी। अब आपने कोशिश की बात की, तो ये हमारी जो ये आजमगढ़ पॉडकास्ट की आपको कोशिश ये कैसी लगी? हाँ, ये बहुत अच्छा। देखिए, बड़े बड़े शहरों में आप चले जाइए तो बड़े बड़े चैनल हैं, और वो चैनल जो हैं वो हर जगह नहीं पहुंच पाते, हम जैसे छोटे लोगों को तक नहीं पहुंच पाते। अल्लाह का करम है कि हमने दिल्ली से लेकर, दूरदर्शन से लेकर तमाम चैनलों पर हमारे कलाम आए, वो अलग बात है। लेकिन बहुत से फ़नकार, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए तो नहीं मिल पा रहा है। तो आप जैसे, आपका जो चैनल है आज़मगढ़ पॉडकास्ट जो है, इसके ज़रिए बहुत से लोगों को मौका भी मिलेगा,
मिल भी रहा है, तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली और बम्बई में जो बड़े बड़े चैनल हैं वो हर जगह नहीं पहुँच पाते, हर लोगों की बातों को नहीं पहुँचा पाते। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सलाहियतें होती हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, या चैनल उन तक नहीं पहुँच पाता। तो आप जैसे, आपके चैनल और आप जैसे जो दीगर दूसरे चैनल हैं, उनके ज़रिए उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और दुआ करता हूँ कि आपका चैनल कामयाबी से हमकनार हो और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहने वालों, सुनने वाले, देखने वाले हों। बहुत बहुत शुक्रिया।